हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम भारतेंदु युग के रचनाकार और उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों, अगर आप हिंदी विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर मैं क्वेश्चनेयर भी लेकर आती हूँ आपके लिए और ट्रिकी वीडियोज़ भी लेकर आती रहती हूँ। इससे पहले भारतेंदु युग के ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो वीडियो है वो मैंने ट्रिक के द्वारा आपको करवाई है। उनकी 70 काव्य रचनाएँ बताई हैं। बहुत ही आसान मज़ेदार ट्रिक से मैंने आपको याद करवाई थी। साथ ही निबंध भी उनके मैंने याद करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पहले बालकृष्ण भट्ट जी को। तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं हम देख रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के ही एक रचनाकार हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, पहले हम इनके नाटक देख लेते हैं। तो इसे ट्रिक से हमें याद कैसे करना है। इनके 10 नाटक हैं। तो आपको ऐसे याद करना है कि भट्ट जी नाटक करने के लिए कालिदास की सभा में गए, या भट्ट जी नाटक देखने के लिए कालिदास की सभा में गए। तो वहाँ पर 2 नाटक चल रहे थे उस वक्त। कौन कौन सा? एक तो बृहन्नला और नल दमयंती स्वयंवर। भट्ट जी नाटक देखने के लिए जब कालिदास की सभा में जाते हैं तो वहाँ पर 2 नाटक चल रहे होते हैं, बृहन्नला और नल दमयंती स्वयंवर। लेकिन वहाँ उन्हें रेल का टिकट देकर कहा गया कि पहले आप जाओ और चंद्रसेन का बाल विवाह रुकवाओ। ठीक है। तो यहाँ रेल का टिकट से रेल का विकट खेल नाम का नाटक बन जाता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि गए और चंद्रसेन का बाल विवाह रुकवाया। तो उन्होंने तो एक बहुत ही अच्छा नेक काम किया था। तो जैसा काम वैसा परिणाम होना चाहिए। तो ये कि जैसा हमने काम किया है वैसा ही हमें परिणाम मिले। लेकिन उन्हें विष मिला बदले में। यानी उन्होंने तो कितना अच्छा काम किया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें नई रोशनी का विष मिला। अरे यही तो आज के समाज की विडंबना है। यही तो आज के समाज की विडंबना है कि जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो गुस्से में आकर फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया कि मैंने तो अच्छा किया लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने वेणु संहार कर दिया, मतलब सभी को मार दिया। इस तरह से याद कर लो, उन्होंने वेणु संहार कर दिया। ठीक है। तो यहाँ कालिदास की सभा इसमें डायरेक्ट आया है। बृहन्नला नल दमयंती स्वयंवर आया है। रेल का टिकट की जगह आपको रेल का विकट खेल लिखना है। चंद्रसेन बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, विडंबना की जगह आ जाएगा आचार विडंबना, और वेणु संहार यहाँ पर डायरेक्ट आया है। तो इस तरह से भट्ट जी के सारे नाटक आपको इस ट्रिक के माध्यम से 10 के 10 नाटक बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ट्रिक को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है बस, और फिर आपके माइंड में धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। अब बालकृष्ण भट्ट जी के 3 उपन्यास हैं। इनके निबंध के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से जाकर इनके निबंध भी आप देख सकते हैं। तो इनके उपन्यास हैं 3: रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं तीनों के तीनों। तो हमें ट्रिक क्या है कि नूतन बाल ब्रह्मचारी के रहस्य को, नूतन बाल ब्रह्मचारी मतलब जो नए नए बाल ब्रह्मचारी बने हैं अभी, भाई उनका तो रहस्य ही अलग होता है। उनके रहस्य को तो 100 उपन्यास पढ़कर ही जान पाओगे। उनके रहस्य को समझना है तो 100 तरीके के उपन्यास पढ़ने होंगे, तब जाकर नूतन बाल ब्रह्मचारी का रहस्य तुम्हें समझ आएगा। तो यहाँ से इनके 3 उपन्यास, नूतन बाल ब्रह्मचारी, बाल से बनता है बालकृष्ण भट्ट, उपन्यास से हमें पता चलता है कि ये तीनों इनके उपन्यास हैं। नूतन से बनता है नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य से रहस्य कथा, और सो से बनता है सो अजान एक सुजान। तो सो अजान एक सुजान। तो 2 से 3 बार ट्रिक पढ़ना, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लाला श्रीनिवास दास की ओर। 1 मिनट में पहले आपको ये भी बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है जिसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उस पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? उस पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किसने निकाली? बालकृष्ण भट्ट जी ने। और ये कैसी पत्रिका थी दोस्तों? ये एक मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप। एक और इनकी पत्रिका है जिसका नाम है प्रेम पुंज। क्या नाम है? प्रेम पुंज। इनकी एक और पत्रिका का नाम है प्रेम पुंज, और एक हो गया हिंदी प्रदीप।
ठीक है। तो यहाँ से एक इनका बहुत ही फेमस निबंध है, वैसे निबंध मैंने सारे करा दिए आपको ट्रिक के माध्यम से। एक बहुत ही फेमस है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना। अगला देखते हैं हम लाला श्रीनिवास दास जी का। लाला श्रीनिवास दास जी ने 4 नाटक लिखे हैं। इनके ये जो चारों मैं बता रही हूँ ये इनकी रचनाएं क्या हैं, चारों इनके नाटक हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक लाला जी हैं, कोई पड़ोस में रहते हैं लाला जी। लाला जी का पुत्र है रणधीर। रणधीर ना मोहिनी के प्रेम में फंस गया। किसके प्रेम में? मोहिनी के प्रेम में फंस गया। और उसे देखकर लाला जी तपते थे गुस्से में, मतलब उनका कलेजा तप गया कि यार इतना पढ़ाया लिखा है बच्चे को और ये प्रेम के चक्कर में फंस गया। तो लाला जी का पुत्र रणधीर प्रेम मोहिनी के चक्कर में पड़ गया, जिससे लाला जी का कलेजा तप गया। और ऊपर से उनकी पुत्री संयोगिता, जिसको वो बहुत ही शरीर समझते थे, उसने भी स्वयंवर रच लिया और अपने जीवन साथी के रूप में प्रहलाद को चुन लिया। ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब चीज़ों को जब आप रिलेट करते हैं ना तो आपको जल्दी से याद हो जाता है। क्या करना है? लाला जी का पुत्र रणधीर मोहिनी के प्रेम के चक्कर में पड़ गया, जिससे लाला जी का कलेजा तप गया। तो और जो उनकी पुत्री थी संयोगिता, उसने भी भाई स्वयंवर रच लिया। किसके साथ? प्रहलाद के साथ। तो रणधीर प्रेम मोहिनी डायरेक्ट आया है। तपना का मतलब तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर और प्रहलाद चरित्र। ठीक है। यहाँ से इनके 4 नाटक हो जाते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ, मज़ेदार फनी ट्रिक के साथ हमने इनके 4 नाटक भी याद कर लिए। अब आगे चलते हैं हम। आगे है बद्री नारायण चौधरी। क्या उपाधि मिली है, क्या उपनाम है इनका? प्रेम घन। दोस्तों इनके बारे में एक आपको वाक्य बताती हूँ कि एक बार विदेश में दादा भाई नौरोजी को ना काला कह दिया था, काला कह दिया गया था विदेश में जाने पर। तो इन्होंने प्रेमघन जी ने उसके ऊपर एक कविता लिखी थी और विद्रोह, अपना रोष प्रकट किया था इस बारे में। ठीक है। तो ये हैं हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। और इनके बारे में एक विशेष बात बताती हूँ कि प्रेमघन जी उर्दू में भी रचनाएं लिखते थे। किसके नाम से? अब्र के नाम से। जो उर्दू में रचनाएं इन्होंने लिखी है ना, वो प्रेमघन नाम से नहीं, वो अब्र नाम से इन्होंने उर्दू में रचनाएं लिखी हैं। ठीक है। अब हम इनकी एक बार वो देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं, फिर और भी जानकारी दूंगी इनके बारे में। हार्दिक हर्ष और आनंद की लहर जिस बिंदु से निकलती है, आप एक बिंदु मानिए कि भाई एक छोटा सा बिंदु है, इस बिंदु से एक लहर निकलती है, ऐसे लहर निकलती है। किसकी? हार्दिक हर्ष और आनंद, मतलब इस बिंदु को देखता है ना कोई तो उसको हर्ष की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। हार्दिक हर्ष और आनंद की लहर जिस बिंदु से निकलती थी ना, उस बिंदु का क्या हुआ? वह ब्रज में पितर विलाप के कारण जीर्ण हो गया है। अब ये बिंदु बचा नहीं है भाई, ये खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि ब्रज के लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा पितर विलाप करते हैं। अब एक तरफ से विलाप का स्वर आ रहा है, एक तरफ से एक बिंदु से आनंद निकल रहा था। अब उसकी वजह से ना वो जीर्ण हो गया, वो बिंदु खत्म हो गया है। लेकिन यदि सूर्य की अलौकिक लीला और प्रेम की पीयूष वर्षा हो जाए तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। भाई फिर से बन जाएगा वही बिंदु। क्या चाहिए उसके लिए? सूर्य की अलौकिक लीला। भाई सूर्य जी अपनी अलौकिक लीला बरसाओ और प्रेम पीयूष वर्षा हो जाए। अगर ये 2 चीज़ें हो जाएं कभी कभी तो फिर से ये बिंदु हमारा पहले जैसा हो जाएगा। किसका बिंदु है? हार्दिक हर्ष और आनंद की लहर जिस बिंदु से निकलती है वह ब्रज में पितर विलाप के कारण जीर्ण हो गया था। तो यहाँ होता है हार्दिक हर्ष से हार्दिक हर्षादर्श, आनंद से आनंद अरुणोदय, लहर से लालित्य लहरी, लालित्य लहरी, बिंदु से वर्षा बिंदु, ब्रज से ब्रज चंद पंचक, पितर विलाप, जीर्ण से बनता है जीर्ण जनपद और जीर्ण जनपद का ही एक दूसरा नाम है दूरदशा दत्तापुर। जीर्ण जनपद का दूरदशा दत्तापुर, अलौकिक लीला, सूर्य से बनता है सूर्य स्त्रोत और प्रेम पीयूष वर्षा यहाँ पर डायरेक्ट आया है। 3 से 4 बार ट्रिक को याद करने की कोशिश करो, सभी रचनाएं आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ इनके बारे में कि गद्य की रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगिरी
समझने वाले जो लेखक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये बात इनके बारे में कही है, किसने कही है? शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में ये कहा है कि गद्य की रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले जो लेखक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। ठीक है, इनकी एक रचना रह गई दोस्तों, उसका नाम है मयंक महिमा। इनकी एक रचना मैं आपको बताना भूल गई, उसका नाम है मयंक महिमा। तो आप यहाँ पर ये भी ऐड कर लेना कि सूर्य की अलौकिक लीला हो जाए, प्रेम की पीयूष वर्षा, और मयंक चंद्रमा को कहते हैं ना, तो मयंक की महिमा हो जाए तो वो बिंदु फिर से उदय हो जाएगा। तो मयंक की महिमा भी यहाँ पर ऐड कर लेना, मयंक महिमा। ठीक है, और इनके बारे में आपको बताती हूँ कि ये भी एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम है आनंद कादम्बिनी। प्रेम से, बड़े प्रेम से आनंद वाली रचना लिखी है ना इन्होंने, आनंद अरुणोदय। इनकी पत्रिका का नाम भी है आनंद कादम्बिनी। एक ये मासिक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम है आनंद कादम्बिनी, और एक साप्ताहिक निकालते थे जिसका नाम है नागरी नीरद। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। आनंद कादम्बिनी जो कि है आनंद कादम्बिनी जो कि मासिक पत्रिका है, और एक और मैंने क्या बताई, नागरी नीरद। नागरी नीरद कौन सी है? साप्ताहिक पत्रिका है। तो ये दो पत्रिकाएं कौन निकालते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी। दोस्तों इन जो जितने भी रचनाकार हैं की कुछ कुछ फेमस पंक्तियाँ होती हैं जो कि एग्ज़ाम में आ जाती हैं बहुत बार। तो वो फेमस पंक्तियाँ मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है उनमें बहुत ज़्यादा कि कौन सी पंक्ति किसकी है। या तो आप पूरा सिलेबस को बहुत ही डीपली आपने स्टडी किया हो, या अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको ट्रिक के माध्यम से पंक्तियाँ किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करनी है किस रचनाकार की है, वो भी मैं आगे ट्रिक के साथ आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।